नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में बढ़ा बिकवाली का दबाव। निफ्टी इंट्राडे में 25,500 के नीचे फिसला। आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, विप्रो, टीसीएस ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी भी 300 पॉइंट से ज्यादा नीचे। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी नरमी। नतीजों के बाद टूटा विप्रो का स्टॉक। करीब 6% गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर बना। नतीजों के बाद अच्छे अर्निंग्स की वजह से 4% के उछाल के साथ निफ्टी का टॉप गिनर बना टेक महिंद्रा। आज के बिग स्टॉक्स में हुआ था दोनों स्टॉक्स का सटीक एनालिसिस। रियल्टी और ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में जोरदार बिकवाली। करीब 2% फिसले दोनों सेक्टर इंडेक्स। रियल्टी में 5% फिसला गोदरेज प्रॉपर्टी। साथ ही केमिकल, कैपिटल मार्केट इंडेक्स भी 1% नीचे। चुनिंदा एफएमसीजी, कैपिटल गुड स्टॉक्स में खरीदारी। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। डीजीसीए की ओर से कम जुर्माना लगने से इंडिगो ने भरी उड़ान। शेयर करीब 4% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। वहीं सीएलएससी के बुलिश रिपोर्ट से फेडरल बैंक चला। उधर स्पॉटलाइट, पीएनबी मजबूत और कमजोर चार्ट से स्विगी 2% से ज्यादा नीचे। नतीजों के बाद आईसीआईसीआई बैंक की तगड़ी पिटाई। शेयर करीब 3.5% टूटकर निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल। ज्यादा प्रोविजनिंग के चलते 4% घटा बैंक का मुनाफा। वहीं नतीजों के बाद रिलायंस भी करीब 3% नीचे। साथ ही कमजोर Q3 के चलते आरबीएल बैंक करीब 7% फिसला। एमसीएक्स पर 3 लाख के पार निकली चांदी। ट्रंप के 8 यूरोपियन देशों पर टैरिफ वाले बयान के बाद 4% का जोरदार उछाल। सोने में भी रिकॉर्ड तोड़ रैली जारी। भाव करीब 3,000 रुपए चढ़कर 1.5 लाख रुपए के पास। भारत कोकिंग कोल की शानदार लिस्टिंग। करीब 97% प्रीमियम के साथ बीएसई पर 45 रुपए 21 पैसे पर शेयर हुआ लिस्ट। 23 रुपए था इशू प्राइस। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है मंत्री फिनमार्ट करुण कुमार मंत्री। आप उनसे लेंगे आपके लिए कुछ ट्रेड्स, लेकिन पहले लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का एक्शन और बाजार का मूड माहौल। आज के कारोबार में नेगेटिव। हफ्ते की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई है और इस समय चौतरफा प्रेशर देखने को मिल रहा है क्लियरली। निफ्टी 25,500 के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन 0.5% का नुकसान यहाँ देखने को मिल रहा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी कमजोर है। प्राइवेट बैंक्स में जो सेल ऑफ देखने को मिल रहा है उसका कारण है कि निफ्टी बैंक भी 200-250 पॉइंट नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि डे लो से थोड़ा बहुत संभलता हुआ दिखा है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी राहत नहीं है, वहां भी कमजोरी के साथ ही कारोबार आज के सेशन में हो रहा है और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी कमजोर है। 0.5% नीचे मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है और लगभग 0.5%, 0.1% तक की गिरावट स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। दिग्गज हो या छोटे मझोले स्टॉक हो, सभी में दबाव है, इसीलिए मार्केट की ब्रेथ भी नेगेटिव है। 715 स्टॉक्स ही हैं सिर्फ जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। 2210 स्टॉक्स है जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। अच्छा, इसके अलावा अगर आप सेक्टोरल हीट मैप देखेंगे तो जो सेक्टर्स आपको हरे निशान में भी दिखाई दे रहे हैं वहां भी कोई डिसाइसिव तेजी नहीं है, सिर्फ गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इतना ही फर्क है। जैसे कि ऑटोज हुए, पीएसयू बैंक हुए, एफएमसीजी हुए, कैपिटल इंडेक्स हुआ, ये सिर्फ फ्लैट विद ग्रीन टिक्स ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा दबाव का है रियल्टी में 2% नीचे, ऑयल एंड गैस 2% नीचे है। इसके अलावा बाकी इंडेक्स जो है वो फ्लैट टुवर्ड्स नेगेटिव बात ट्रेड कर रहे हैं, चाहे फार्मा हो, डिफेंस हो या फिर मेटल्स की ना हो। आईटी में भी 0.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है। तो इस मूड माहौल के बीच में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपकी क्या हो सकती है, इस पर बातचीत करते हैं। आज अरुण नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय। थोड़ा लैक लस्टर मूड तो दिखाई दे रहा है, किस तरफ के ट्रेड लेने बनते हैं या अवॉइड करें आज के कारोबार में इंडेक्स को? दीपाली जी, गुड आफ्टरनून। दीपाली जी, ओवरऑल मुझे लग रहा है मार्केट काफी ओवरसोल्ड है। अगर आप निफ्टी की बात करते हैं तो 25,500 के पुट में काफी अच्छी राइटिंग है और 25,400 के पे भी पुट में जो कल एक्सपायर होनी है उसमें राइटिंग काफी अच्छी देखने को मिल रही है। तो मुझे लग रहा है दीपाली जी एक अच्छा लेवल है, यहाँ से रिवर्सल मार्केट में बनना चाहिए और खासकर मुझे लग रहा है ये रिवर्सल जो आएगा वो बैंक निफ्टी सपोर्ट कर सकता है। तो बैंक निफ्टी पे भी मेरा पॉजिटिव रहा है। इनफैक्ट निफ्टी भी मुझे लग रहा है यहाँ से रिवर्सल के संकेत दिखा सकता है। 25,450 इसका स्टॉप लॉस लगा के एक कॉन्ट्रा प्ले आप निफ्टी में ले सकते हैं। 25,680, 25,700 तक के टारगेट निफ्टी में आपको देखने को मिल सकते हैं। सिमिलर व्यू मेरा बैंक निफ्टी में भी है। 59,500 का स्टॉप लॉस लगा के गिरावट पे बाय करना चाहिए। ऊपर में 60,000, 60,200 के आसपास के टारगेट्स निफ्टी बैंक निफ्टी में भी आ सकते हैं। तो दोनों इंडाइसेस में दीपाली जी मेरा फिलहाल शॉर्ट करने का व्यू नहीं है। अगर गिरावट मिलती है तो इंट्राडे या कल तक के लिए आप एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेके चल सकते हैं। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी अरुण आपकी? स्टॉक स्पेसिफिक भी दोनों बाई साइड है। पहला स्टॉक अशोक लीलैंड में बाई करने की सलाह रहेगी। 187 के आसपास चल रहा है।
20 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है स्टॉक ने, तो करंट लेवल पे बाय करें। 185 का स्टॉप लॉस रहेगा और 192 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। सेकंड स्टॉक आईआईएफएल में खरीदारी की सलाह है। इसमें भी एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। 637 के स्टॉप लॉस से आप बाय करें और ऊपर में 662 तक के टारगेट्स आईआईएफएल फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही एज ए पोजिशनल ट्रेड लेके चल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये अशोक लीलैंड और आईआईएफएल फाइनेंस दो ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं जहां पर आप पोजीशंस खरीदारी की तरफ बना सकते हैं। देखिए, चलिए मिड कैप्स का हाल आपके सामने अब लेकर आते हैं। इंडेक्स तो ½ % नीचे है ही, पॉकेट से मिड कैप्स में ज्यादातर ऐसी देखने को मिलेगी जहां पर प्रेशर क्लियरली आज के कारोबार में दिखाई दे रहा है। शुरुआत करते हैं चलिए मिड कैप गेनर्स लूजर्स के साथ। प्रेस्टीज एस्टेट रियल्टी में क्योंकि 2% की गिरावट है इंडेक्स में। स्टॉक्स देखेंगे तो गुड्स प्रॉपर्टी 4.5% लुढ़का हुआ है, प्रेस्टीज 1.5% नीचे है, 4% नीचे है ब्रिगेड, लोधा डेवलपर्स में 2% से ज्यादा का नुकसान है। अच्छा, अगर आप छोटे मझोले बैंक्स देखेंगे तो मिक्स क्यूज देखने को मिलेंगे। कुछ बैंक्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं, कुछ गिरावट में। गिरावट वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है। आरबीएल बैंक 7% नीचे, 5.5% नीचे आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक 1.5-2% नीचे, ऑलमोस्ट 1% का नुकसान बीओपी में देखने को मिल रहा है। फार्मा की सेहत खस्ता है। डिशमन फार्मा 3.5% नीचे है, 3% नीचे आरती फार्मा। एस्टर डीएम 3% नीचे कारोबार कर रहा है और मैनकाइंड फार्मा में भी 2.5% की गिरावट आज कारोबार में देखने को मिल रही है। साथ ही आईटी में सोनाटा सॉफ्टवेयर 3% नीचे, 2% नीचे केपीआईटी टेक, न्यूजन सॉफ्टवेयर 2.5% नीचे है, 1% का नुकसान आर सिस्टम्स में दिखाई दे रहा है। क्लियरली आईटी के बाद अब वो स्टॉक्स दिखाते हैं जहां पर बाइंग है। हिंदुस्तान जिंक 3% ऊपर, 1.5% ऊपर नाल्को, जेएसपीएल 1% ऊपर है। कुछ और गेनर्स मिड कैप्स में तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 7% ऊपर, 3.5% ऊपर बैंक ऑफ इंडिया, पॉलिसी बाजार 3.5% ऊपर है, 3.25% के गेंस फेडरल बैंक में दिखाई दे रहे हैं। तो ये रहा मिड कैप्स का हाल। अच्छा, मिड कैप्स में पीएसयू बैंकों में स्पेशली पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स है और जहां पर मोमेंटम अच्छा है, बाइंग देखने को मिल रही है। हालांकि ओवरऑल बैंकिंग के सेंटिमेंट्स बिगड़े हुए हैं आज। इन स्टॉक्स पर आपकी राय क्या है? देखिए ओवरऑल देखें तो पीएनबी का चार्ट काफी अच्छा है। इनफैक्ट अभी तक ये स्टॉक चला नहीं है, तो इसमें मोमेंटम शायद आपको देखने को मिल सकता है। तो एक स्टॉक अगर चुनना चाहूँ तो मेरा फेवरेट एसबीआई रहता है, पर अगर छोटे स्टॉक्स में चुने तो पीएनबी में मोमेंटम बन सकता है। शॉर्ट टर्म में जहां तक बात करें 137 138 के टारगेट आ सकते हैं और नीचे में अगर किसी लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे तो 131 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है पीएनबी में एक रन अभी बाकी है, वो आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। ओके, तो पीएनबी 1% ऊपर अभी कारोबार करते हुए, लेकिन आईटी में विप्रो के स्टॉक को देखेंगे तो यहाँ पर 8% की जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। ये गिरावट नंबर्स के बाद देखने को मिली है। ऐसा क्या रहा नंबर्स में, क्यों अर्निंग्स पसंद नहीं है बाजार को, ये समझते हैं आशीष वर्मा से। आशीष, विप्रो 7.5% नीचे है, गिरावट होल्ड कर रहा है। एक्सीडेंट ऑफ द डे आज के सेशन में क्या वजह रही इस गिरावट के पीछे? दिवाली, जहां तक Q3 का परफॉर्मेंस था स्पेसिफिकली, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। 1.4% कांस्टेंट करेंसी में आए बढ़ी, ऑलमोस्ट इनलाइन एक्सपेक्टेशन के, और मार्जिन्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर थे। दिक्कत कहां आई? सबसे इंपॉर्टेंट, इसने जो गाइडेंस दी। विप्रो कह रहा है Q4 में तिमाही दर तिमाही हम 0 से 2% की ग्रोथ डिलीवर करेंगे। अच्छा, प्रेस रिलीज में ये स्पेसिफाइड नहीं था कि इसमें ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक का कंपोनेंट भी है, पर बाद में क्लैरिटी आई कि ये जो गाइडेंस दिया गया 0 से 2%, इसमें इन्होंने हरमान इंटरनेशनल का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस एक्वायर करा था, उस एक्विजिशन को इंटीग्रेट कर लिया होगा और उससे कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा। और एनालिस्ट फेटर्निटी मानती है कि 150 बेसिस पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन उस एक्विजिशन से आ रहा होगा। तो 0 से 2% की ग्रोथ इंक्लूडिंग एक्विजिशन है, यानी कि विदाउट एक्विजिशन या ऑर्गेनिकली तो -1.5 से +0.5% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन से कहीं खराब है। और इसीलिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि Q4 में मामला गड़बड़ा रहा होगा। फिर से विप्रो का फिर से नो ग्रोथ से डी ग्रोथ वाला क्वार्टर सामने होगा। दूसरी बात, डील बुकिंग्स। विप्रो ने इस क्वार्टर में $3.3 बिलियन की डील बुक करी। साल दर साल ऑलमोस्ट 6.5% का दबाव, और लार्ज डील की बुकिंग में तो साल दर साल 8.5% का दबाव है। पर ये ठीक है, ये ज्यादातर कंपनीज का इसी मामला थोड़ा सा गड़बड़ा है इस क्वार्टर में। लेकिन कमेंट्री एक इशू आ जाता है, ये कह रहे हैं कि Q4 में स्लोअर डील कन्वर्जन्स हो रहे होंगे, मामला रेवेन्यू के फ्रंट पे गड़बड़ा रहा होगा। रीजन ये दे रहे हैं कि कम बिलिंग डेज होंगे और सर्टेन डील्स में डिलेड रैंप अप होंगे।
इसीलिए Q4 गड़बड़ाएगा। प्लस ये कह रहे हैं और सजेस्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ विजिबिलिटी FY27 में वीक रहेगी। एनालिस्ट मानते हैं वर्सेस पीयर्स इनकी ग्रोथ विजिबिलिटी वीक रहेगी। वो अपने आप में एक बड़ा रीजन था कि पी मल्टीपल्स का डिस्काउंट वाइडन होना चाहिए विप्रो वर्सेस बाकी टियर 1 आईटी कंपनीज का, और इसीलिए आज आप स्क्रीन पे दबाव आता हुआ देख रहे हैं। एक रीजन और रख देता हूं, विप्रो के साथ दिक्कत ये हो गई है कि FY23 में तो यूएस डॉलर रेवेन्यूज ग्रो कर रहे थे, 24 में मामला गड़बड़ाया, 25 में मामला गड़बड़ाया, और अगर Q4 दिक्कत में आया तो आपकी स्क्रीन पे लास्ट 3 क्वार्टर मैंने रख दिए हैं। हो सकता है ये थर्ड स्ट्रेट ईयर हो जाए विप्रो के लिए जब रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, डी ग्रो कर रहा हो। इस तरह से चाल गड़बड़ा रखी है और इसीलिए स्टॉक में इतना शार्प डिसअपॉइंटमेंट। ओके, तो स्टॉक अभी भी कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। क्या फैक्टर्स थे जो पसंद नहीं है बाजार को? तमाम डिटेल्स यहाँ पर आशीष ने समझाई। थैंक यू आशीष इन डिटेल्स के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें फिर वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और सोने चांदी की प्राइसेस एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि सोने चांदी की तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है और चांदी के भाव तो आज 3 लाख रुपए प्रति किलो के पार निकल गए। इस समय भी 3,03,350 का भाव देखने को मिल रहा है। 0.25% की तेजी सोने में देखने को मिल रही है, यानी 2,500 रुपए तक की तेजी सोने में। 1,45,000 का भाव यहाँ भी देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट कई सारे फैक्टर्स रहे हैं जिसने कंसिस्टेंटली सोने चांदी की इस तेजी को सपोर्ट किया है। लगातार जो बुल रन हम देख रहे हैं वो डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट सभी में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट्स के प्राइसेस अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर सोने का भाव $4660 प्रति ऑन्स का हो गया है। चांदी का भाव भी $93 का है। एक्सपेक्टेड $100 के प्राइसेस थे लेकिन नेक्स्ट ईयर चांदी के, लेकिन 2026 की शुरुआत में ही वो लक्ष्य हासिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कुछ 4-5 बड़े रीजंस की बात करें क्यों ये तेजी सोने चांदी में कंसिस्टेंटली देखने को मिल रही है, तो पहली बात तो यूरोप पर जो ट्रंप की तरफ से बयान आ रहे हैं उसको लेकर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी है, और हमेशा जब जियोपॉलिटिकली अनसर्टेन माहौल होता है तो बुलियंस पर बेट किया जाता है एज अ सेफर बेट, और वही फैक्टर्स हैं जो कि इस तेजी को कंसिस्टेंटली सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट ट्रंप ने क्लियरली कहा है कि डेनमार्क को जो भी देश सपोर्ट करेंगे उन पर 10% टैरिफ लगेगा, और इसी वजह से इस बयान के बाद ये एक बाइंग इमर्ज होती हुई दिखाई दी है इंडस्ट्री की तरफ से। ऑलरेडी हम इंडस्ट्रीज जो हैं, जो इंडस्ट्रियल डिमांड है चांदी की, वो कंसिस्टेंटली बनी हुई है। तो यहाँ पर सप्लाई डेफिसिट है, डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जिसने सपोर्ट किया है। इनफैक्ट चीन ने भी जो क्रिटिकल मिनरल्स में डाला है, एक्सपोर्ट पर लगाम लगाई है, तो ये कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कंसिस्टेंटली सपोर्ट कर रहे हैं। इस समय 2700 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी सोने में हम देख रहे हैं, चांदी में 16,000 प्रति किलो की तेजी देखने को मिल रही है। तो 3 लाख के पार यहाँ पर चांदी के भाव जा चुके हैं। इनफैक्ट अब से महीना भर पहले भी जब हम आउटलुक ले रहे थे 2026 का, तो एक्सपेक्टेशंस यही थी 2.25 लाख 2.5 लाख तक मैक्स चांदी 2026 में जाते हुए दिखाई देगी, लेकिन महज कुछ ही सेशन में 3,000 के पार प्राइसेस जा चुके हैं। इनफैक्ट अगर हम 2026 की अब तक की तेजी देखें, यानी आज 19 जनवरी है, महज कुछ सेशंस में ही 2026 में अगर YTD रिटर्न देखेंगे तो सोना 6% और चांदी 24% चल चुका है। 2025 में 167% के रिटर्न हमने चांदी की तरफ से आते हुए देखे। तो क्या स्टेलर परफॉर्मेंस रही है। एक्सपेक्टेशंस ये थी कि शायद चांदी अब थमेगा, जो गोल्ड सिल्वर का रेशियो है वो कम होगा, गोल्ड आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा, लेकिन सो फार तो चांदी ही लीड कर रहा है। और देखिए 25% ऑलरेडी चल चुका है जनवरी में अब तक, और अभी भी 1.5-2% की तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कंसिस्टेंटली फोकस में सोने चांदी के प्राइसेस बने हुए हैं, लेकिन इक्विटी मार्केट्स के हालांकि हाल बेहाल है, और जहां भी अर्निंग्स थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट कर रही हैं, आउटलुक डिसअपॉइंट कर रहा है, बाजार उनको सीरियसली पनिश कर रहा है। ब्रेक में जाने से पहले हमने बात की थी विप्रो की, एक और स्टॉक आपके सामने लेकर आते हैं जहां पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, वो है बैंकिंग स्पेस से। इनफैक्ट प्राइवेट मिड कैप बैंकों के नंबर्स जो है वो मिले जुले जो आए हैं, वो नंबर्स बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आए। अब RBL बैंक देखे 7% नीचे है, IDBI बैंक 5-6% नीचे ट्रेड कर रहा है, येस बैंक कमजोर है। तीनों के ही नंबर्स खराब रहे हैं और इसी कारण ये स्टॉक्स आज पनिश हो रहे हैं। यतिन मोहता हमारे साथ मौजूद हैं बताने के लिए किस तरह के रहे नंबर्स इन तीनों प्राइवेट मिड कैप बैंकों के, जिसकी वजह से तीनों एक्सीडेंट ऑफ द डे आज बने हुए हैं। बताइए यतिन। गुड आफ्टरनून दीपाली। और सबसे पहले अगर हम 2 प्राइवेट बैंकों की बात करें, RBL बैंक और येस बैंक, तो दोनों ही स्टॉक्स में प्रेशर है। RBL में खास करके आज 7% की गिरावट है और FNO का टॉप लूजर काउंटर बना हुआ है, क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट इस तिमाही में आपको बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं, जिसने मुनाफे पर असर डाली है। इसके अलावा स्लिपेजेस और जो क्रेडिट कार्ड से खराब लोन्स बनी है
उनके कारण भी बहुत सारा नुकसान इस क्वार्टर में कंपनी को उठाना पड़ा है। इसके अलावा कंपनी ने 1100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रोविजन किया है, बुक्स को क्लीन अप किया है, जिसके कारण आप देखेंगे कि इस पे सीधे तरीके से मुनाफे पे असर होता हुआ नजर पड़ रहा है और यही रीजन से शायद स्टॉक में आप 7% का डिक्लाइन देख रहे हैं और लोन ग्रोथ भी क्वार्टर में कमजोर रही है। येस बैंक की बात करते हैं, जहां साल दर साल बेसिस पे लोन ग्रोथ केवल 5% थी। इसके बावजूद अगर हम देखें तो जो मुनाफा है उसको एक बूस्टर मिला है रिकवरी और इनकम टैक्स के रिफंड के कारण। तो जो 55% की मुनाफे में आप बढ़ोतरी देख रहे हैं वो रिकवरी और अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स रिफंड की वजह से हुई है। एसेट क्वालिटी में भी कोई खास सुधार नहीं हुआ तिमाही दर तिमाही आधार पे, तो ये शायद प्रॉफिट बुकिंग का मौका था और स्टॉक 3% नीचे है इसी तर्ज पे। और पीएसयू बैंक्स में से आईडीबीआई बैंक के भी नतीजे खराब आए। इनफैक्ट मुनाफा जो है केवल 1% बढ़ के 1935 करोड़ पे आया। नेट इंटरेस्ट इनकम 24% यहाँ गिरी, जो कि 3210 करोड़ रुपए के आसपास है और क्रेडिट ग्रोथ और इंटरेस्ट इनकम में गिरावट के चलते ये स्टॉक में भी लगभग 6% की गिरावट आप देख रहे हैं। ओके, शुक्रिया आपका नितिन इन नंबर्स पर इलैबोरेट करने के लिए। इनफैक्ट एक क्विक व्यू भी ले लेते हैं अरुण, स्पेशली आईडीबीआई बैंक, आरबीएल बैंक, इन दोनों पर आपके कमेंट्स क्या हैं? एक रिएक्शन तेज नेगेटिव साइड पर पोस्ट अर्निंग्स, कहां सपोर्ट देख रहे हैं अगला? दीपाली जी, आईडीबीआई बैंक की जहां तक बात है 97 के आसपास मुझे लग रहा है एक सपोर्ट प्राइस पे बना हुआ है। नो डाउट आज ब्रेकडाउन देखने को मिला है और ब्रेकडाउन में वॉल्यूम्स काफी ज्यादा है, तो आईडीबीआई बैंक तो मुझे लग रहा है इजीली आपको 96 से 97 तक के लेवल्स दिखा सकता है। सिमिलर चार्ट आरबीएल बैंक का भी है, तो आरबीएल बैंक का चार्ट थोड़ा ज्यादा आप कह सकते हैं मजबूत है अगर कंपैरिजन करते हैं आईडीबीआई से। फर्स्टली मुझे लग रहा है आरबीएल बैंक भी यहाँ से भी आपको 288 289 तक के लेवल दिखा सकता है, तो अगर किसी को बाय करना है तो थोड़ा वेट करें। मुझे लग रहा है 2 से 3% का करेक्शन अभी भी स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, आप लेकर आते हैं फटाफट से खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। और इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है वेवस्ट्रेटजी.com के आशीष क्याल, सेमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा और जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह के बीच में। दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति। इस समय 2% रिटर्न तेजस का पोर्टफोलियो दे रहा है, आशीष क्याल का पोर्टफोलियो 1% के रिटर्न दे रहा है, ओम मेहरा का पोर्टफोलियो नेगेटिव साइड पर है। तो ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पर आप देखेंगे न्यूयॉर्क कंपनी, जहां आज हम बातचीत करेंगे फेडरल बैंक के कंज्यूमर बैंकिंग के नेशनल हेड विराट दिवानजी से। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी। इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। नमस्कार।